अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा जी, आज से अगर आप लोग मिस कर रहे थे कि वो क्रिकेट बीच में ज़रा ब्रेक लग गई है थोड़ी सी, तो आज से हमारा अफगानिस्तान पाकिस्तान टूर्नामेंट जो है वो शुरू हो जाएगा श्रीलंका में। अच्छा, क्रिकेट की ब्रेक लगती है ना तो बहुत सारे दीगर खेलों के बारे में बात करने का मौका मिल जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि जितनी देर क्रिकेट की ब्रेक लगी, हमने स्क्वॉश की बात की, हमने हॉकी की बात की, हमने फुटबॉल की बात की, हमने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की बात की। बिकॉज वी हैव बीन विनिंग, सो इवन इफ क्रिकेट साइड बाय साइड चल रहा होता, लेट्स सपोज कोई टूर्नामेंट चल रहा था एंड आवर youngsters were winning in squash and MMA and whatever else is happening, जो हम करते रहते हैं अपने शो पे, तो we would have spoken about it anyway. कि अगर ये सारा कुछ क्रिकेट के साथ साथ चल रहा होता है ना, तो तवज्जो या ज़्यादा एयर टाइम या ज़्यादा फोकस क्रिकेट पे हमारा बहैसियत कौम ऑटोमेटिकली, पता नहीं अब इसमें हमारा किरदार है या हमारी कौम का जनरल इंटरेस्ट है तो हम वही बात करते हैं तो वो हो जाता है। लेकिन भाई आज से सीरीज शुरू हो रही है, आज से सीरीज शुरू हो रही है। 1:30 बजे मैच है या 2 बजे मैच है? दोपहर को मेरे ख्याल 2-2:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा। और जल्दी से आपको याद दिला दें कि होस्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट आर अफगानिस्तान, तो ट्रॉफी जो है वो भी सामने आ गई है और लास्ट टाइम भी हमने ट्रॉफी देखी थी। वी आर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टेड इन ट्रॉफीज, तो इस बार ये जी। अच्छा, ये जो ऊपर ये बॉल बना हुआ है ना, जो स्टोन है, ये अफगानिस्तान का बड़ा मशहूर स्टोन है, लैपिस लजुली। तो पूरा उसका वो बॉल बना हुआ है एंड द मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी जिसको कहते हैं ऑफ द ट्रॉफी इज, देख के पता चल रहा है ना, मार्बल ही है ना अब्दुल्ला? हाँ, वो मार्बल ही है मेरा ख्याल है। द बॉडी इज क्रिएटेड फ्रॉम द फाइनेस्ट रोकम मार्बल। यस, और ये अफगानिस्तान की रिच हेरिटेज को सेलिब्रेट करता है जी। ऊपर वाला वैसे स्टोन जो है ना, लैपिस लजुली, क्या लैपिस लजुली, हाँ, ये तो काफी मशहूर, जब आप पाकिस्तान में भी जब अफगानी ज्वेलरी लेते हैं तो उसमें होता है जो होता है वो लैपिस ही होता है, लेकिन ये काफी वैसे मिकदार में ज्यादा है। इट्स लाइक अ होल बिग चंक ऑफ लैपिस, और बेस जो है दैट इज ऑफ वुड। अच्छा, वैसे हर मुल्क का एक कल्चर होता है ना, आर्किटेक्चर भी उसकी कल्चर की रिप्रेजेंटेशन होता है। वुड का ये कलर बड़ा प्रेवलेंट है इन अफगानिस्तान एंड इवन द रीजन्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, द लाइट कलर्ड वुड। कम स्टेन करते हैं वो वुड को। आप देखें ना, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्टेन किया जाता है लकड़ी को एज वी कम टूवर्ड्स द साउथ, सो वहाँ पे इतनी स्टेन्ड आपको वुड नहीं मिलेगी। अब आप इस पे राय दे सकते हैं कि भाई डार्क होती बेस तो अच्छी लगती है, हम वैसे इन्वेस्टेड हैं। आपको पता है कि टूर्नामेंट कोई भी हो रहा हो, हमें ट्रॉफी जरूर देखनी होती है कि कैसी है। तो ये है जी इस बार की। साथ ही आपको बता दें कि हमारी टीम जो है वो उधर पहुंच चुकी है एंड दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग, और वो पूरे तैयारी में है। आज ऑफ कोर्स मैच है, तो आई थिंक इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डू वेल। बट ये पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में पिछली 2-3 बारी जब हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेला है, तो हमने ये डिसाइड कर लिया है एटलीस्ट एज स्पेक्टेटर्स कि अफगानिस्तान को लाइटली नहीं लेना चाहिए। एब्सोल्युटली, मतलब दे आर अ टफ टीम एंड हम हो या ना हो, दे आर हियर टू प्रूव समथिंग। तो आपको पता है ना, फिर वो हमें भी ज़रा We have to pull up our socks. और मौके का फ़ायदा उठाते हुए जहाँ जो बात कहनी चाहिए वो बात कह देनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि अफ़गानिस्तान में लड़कियों की तालीम पे जो पाबंदी है उस पे भी दोबारा से गौर किया जाएगा और वो पाबंदी उठा ली जाएगी। साइड बाय साइड प्लीज़, ये भी हो जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि लड़कों के लिए तो एक आउटलेट है ही। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और आपको ये बताना है कि वो जो सदर मुमलिकत, आई कैन नॉट गेट ओवर द फैक्ट के ही रोट इट एंड ही ट्वीटेड, और उसके बाद उनके सेक्रेटरी का जवाब भी आ गया जिसमें उन्होंने कहा है कि ये तो जानते हैं सारा मामला क्या है, और ये बिल्स जो हैं इनके अपने दफ्तर में पड़े हुए हैं, सो दे वर नेवर सेंट बैक, और ये सारा कुछ हुआ है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के सियासी ततब्बुर और फहम फरासत पर लोग हैरत ज़दा हैं। वैसे क्यों हैरत ज़दा हो रहे हैं, आपको वो नहीं याद? नहीं, बट हो रहे हैं। चलें, हो रहे हैं, क्योंकि वो अब इतना ज़्यादा आपको लगा था कि वो इस पोस्ट पे रह के ज़रा ट्रेन हो जाएंगे। नहीं, पोस्ट पे रह के हमें लग नहीं रहा था। हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि इस पोस्ट पे इनके अलावा जो भी होगा, दे विल वर्क फॉर पाकिस्तान, नॉट फॉर देमसेल्व्स और देयर पार्टी। तो ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन बिल्कुल जायज़ एक्सपेक्टेशन है। अब सदारती हाउस में 5 साल गुजारने वाले शख्स ने जाते जाते एक नया सियासी और लिटरली कानूनी बहरान पैदा कर दिया है। कल सदर मुमलिकत ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक़ार अहमद को तब्दील कर दिया। उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तरमीमी बिल पार्लियामान को वापस ना भेजने के हुक्म की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। मतलब ये सेट कि मेरे सेक्रेटरी ने मेरा हुक्म नहीं माना। अब जो सुबुकदोश हुए हैं पर्सनल सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक़ार अहमद, उनका मौक़िफ़ भी सुन लीजिए। उन्होंने सदर मुमलिकत को एक ख़त लिख दिया है और ख़त में उन्होंने वाज़ेह किया है कि आपने
आपने ना बिल्स पर दस्तखत किए ना बिल्स की वापसी का कोई तहरीरी हुक्म दिया। सो ही सेड कि आपने साइन तो नहीं किए थे लेकिन आपने इनको वापस देने के लिए भी कोई हुक्मनामा नहीं जारी किया था। सिर्फ ये, उन्होंने आगे से ये भी कहा कि दोनों बिल्स की फाइल्स अब भी सदारती चेंबर में मौजूद हैं, यानी टिल टुडे। वो होता है ना 10 दिन में आप वापस भेज देते हैं, यू हैव टू साइन इट, वो सब कुछ नहीं हुआ। द बिल्स आर स्टिल देयर ओवर देयर और लाइंग ओवर देयर। और साथ ही वकार अहमद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत ने बुलाया तो वो रिकॉर्ड के साथ हकायक बताएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सदर ज़बानी कलामी कोई बात नहीं करता, सदर आरिफ अलवी को जवाब देना पड़ेगा। समरी जो होती है, मैं अगर कोई समरी भिजवाता हूँ बतौर वज़ीर आज़म तो मैं उसको खुद साइन करता हूँ। इसी तरीके से सदर किसी बिल को अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं तो साइन करते हैं, अगर रिजेक्ट करते हैं तो साइन करते हैं। तो इसमें ज़बानी कलामी वाली बात तो है ही कोई नहीं। और इतना बड़ा ऑफिस, सबसे बड़ा ऑफिस है पाकिस्तान का आइनी तौर पर, वहाँ पर ज़बानी कलामी तो कोई बात नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि इसका एक शफाफ इंक्वायरी हो। और साथ ही आपको बता दें कि उधर पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने तस्लीम किया है कि बेहतर होता कि सदर बिल को वजूहात लिख कर मुस्तरद कर देते। सदर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए तो समझा यही जाएगा कि बिल वापस भेज दिया गया है, ये उनका कहना था। प्रेसिडेंट साहब को चाहिए था कि वो इसको वापस भेज देते, रिजेक्ट करते वक्त साथ उसके अपने जो रीजंस हैं, जो वजूहात हैं रिजेक्ट करने की, वो भी भेज देते। आइडियल ये सिचुएशन थी। अगर वो साइन नहीं करते तो कानून नहीं बनेगा। बेशक वो गलती करें, वापस ना भेजें या भेजें, वो अलग बात है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है, लेकिन कानून नहीं बनता। वो एक बात जरूर हो रही है कि प्रेसिडेंट साहब ने ये ट्वीट जो है अपना 24 घंटे या 25 घंटे बाद क्यों किया, ये बात दुरुस्त है। लेकिन आप दूसरी तरफ ये सोचें कि अगर ये ट्वीट ना की होती तो क्या एक कानून जो कागज का टुकड़ा है, जो कानून नहीं बना, वो हमें पता ही ना चलता कि कभी साइन हुआ ही नहीं। ये आपको लॉजिक कैसी लगी? ये कंफ्यूजिंग थी, ये दोनों साइडें थी अजीब। अली ज़फ़र साहब कुड हैव डन बेटर। वैसे अब साबिक वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने कहा है कि अगर सदर को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बिल अपने पास रखने का इख्तियार दे दिया गया तो इस तरह तो पार्लियामेंट की हाकमियत ख़त्म हो जाएगी। दैट मेक्स सेंस एज वेल। सो या उन्होंने एतराज़ लगाकर वापस भी नहीं भेजा और जब मुद्दत भी ख़त्म हो गई तब लबकुशाई हुई। फिर उसके बाद उसके भी 24 घंटे गुजरने के बाद उन्होंने आज़म तारड़ साहब ने क्या मौक़िफ़ अपनाया अभी सुन लीजिए। 10 यौम के अंदर अंदर उन्होंने उस बिल को या सेंड करना है या उन्होंने वजूहात के साथ, यानी कि अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हुए पार्लियामान को वापस भिजवाना है इस रिक्वेस्ट के साथ कि वो उसको देखें। अगर वो ये नहीं करते तो मैं तो बिल्कुल इस पे क्लियर हूँ कि वो कानून जो है, वो बिल जो है, वो कानून बन जाएगा। अगर इस तरह हम इंटरप्रेट कर लें कि सदर मुमलिकत गैर मुअय्यना मुद्दत तक बिल के ऊपर बैठ सकते हैं और वो कुछ किए बगैर अपने दराज में रखें, तो इसका मतलब है कि फिर पार्लियामान तो रिडंडेंट हो गई, वो तो उसकी तो कोई हैसियत ना रही। और सोचने वाली बात ये भी होती है कि दिस मस्ट नॉट बी हैव बीन द फर्स्ट टाइम जो कि सदर के पास बिल आया होगा, वेदर ही अप्रूव्स और रिजेक्ट्स। रिजेक्ट क्या उन्होंने करना है, वो अपनी रिकमेंडेशन लिखेंगे फॉर इट टू बी रिविजिटेड। सो दिस मस्ट नॉट हैव बीन द फर्स्ट टाइम जो ये हुआ होगा कि उनको पता नहीं है। और उसके बाद फिर प्रेसिडेंसी में एक लीगल सेल भी होता है, अगर आपको लिटरली ना समझ आ रही हो कि आपने क्या करना है तो आप रुजू कर सकते हैं वहाँ। एनीवे जी, पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी समझते हैं कि सदर को सेनेट की कमेटी के सामने पेश होकर वज़ाहत देनी चाहिए। सदर जो है वो आर्टिकल 50 के तहत पार्लियामान का हिस्सा है। सेनेट की रूल्स के तहत कमेटी ऑफ द होल बनती है, जिसमें पूरा सेनेट जो है वो कमेटी में तब्दील हो जाता है। प्रेसिडेंट को उस कमेटी के सामने पेश होना चाहिए और जो मुतल्लिका उनके अफसरान हैं जिनका ताल्लुक इस एपिसोड से है, उनको वहाँ पे पेश होना चाहिए और उस कमेटी को पूरी तहकीकात करनी चाहिए कि एक्चुअल फैक्ट्स जो हैं वो क्या है। और अगर ये बात साबित होती है उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि प्रेसिडेंट ने मिस रिप्रेजेंटेशन की है, तो फिर प्रेसिडेंट शुड बी प्रोसीडेड अगेंस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ।
अब साबिक़ इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर कानून हों या मौजूदा निगरान हुकूमत, दोनों मानते हैं कि सदर चाहे अब कुछ भी कहें, कानून तो बन चुका। यहाँ तक कि सदर भी शायद कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि कानून बन चुका, तभी तो वो अल्लाह ताला के हुजूर भी माफ़ी मांग रहे थे। नहीं, मतलब उन्होंने अल्लाह को गवाह बनाकर लोगों से माफ़ी मांग रहे थे। अब अपनी ट्वीट में कवानीन से मुतासर होने वालों से उन्होंने पेश की माफ़ी मांगी है, मगर बिल पर दस्तखत ना करने का दावा करके शायद वो अपनी पार्टी में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब पता नहीं उनकी हीरो बनने की कोशिश। एक्चुअली आप ये कह रहे हैं कि हीरो बनने की कोशिश, मतलब वो सदर हैं, वो हीरो तो बन ही गए ना, तो अब मजीद क्या कोशिश कर रहे हैं? अब मेरा ख्याल है कि वो जिसे कहते हैं ना अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बट हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट? अगर उनको लग रहा है कि उनकी साख मुतासर हो रही है तो उनके लिए ओहदे से इस्तीफ़ा देना एहतजाजन कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब साख पे बात आ जाए, जब उसूल पे बात आ जाए तो फिर ओहदे कहाँ मानी रखते हैं। और अगर वाकई अपने लीडर से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उनके लिए ये हरबे अपना रहे हैं, तो कहीं मैं कल एक मशवरा सुन रहा था कि इनको कौन रोक सकता है अगर ये किसी भी कैदी से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करें तो। ट्रू, दैट ट्रू। अच्छा जी, वी हैव 2 पॉइंट्स ऑफ व्यूज और हम जरा बात करेंगे। हमें ज्वाइन हमारी किया टॉक शॉप की जोड़ी है उमर चीमा एजाज सैयद एंड ऑल्सो एजाज सैयद, दोनों हमारे साथ हैं। बात का आगाज़ करते हैं उमर आपके साथ, और सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि तहरीक इंसाफ बिल फर्ज ये कानून ख़त्म करा भी देती है तो इससे हासिल क्या होगा? मतलब लेट्स गेट टू दैट। तो क्या चेयरमैन या फिर वाइस चेयरमैन को कोई रिलीफ मिलेगा या सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग होगी? देखिए, ये डिपेंड करता है कि जो उन पर केस दर्ज हुआ है वो क्या नए लॉ के तहत हुआ है या पुराने लॉ के तहत हुआ है। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जब इन पर FIR दर्ज हुई थी साइफर केस में, तो उस टाइम तक ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इसमें तरमीम नहीं आई थी। और दूसरा ये है कि जो क्रिमिनल लॉ होता है इनके वो उस टाइम वो अप्लाई हो रहा होता है कि जिस टाइम पर कोई क्राइम कमिट हुआ होता है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम हुई हैं इसका कोई एज सच डायरेक्टली इन पर कोई इम्पेक्ट होने वाला नहीं है। और अगर यानी कि वो ये फ्यूचर के हवाले से है, ज़्यादा उस पर फोकस है। और मेरी जो लोगों से भी बात हुई है तो उससे भी ये तासर मिलता है। इवन FIA के अंदर भी यही एक तासर पाया जाता है कि जो नया लॉ है वो अप्लाई नहीं होता, क्योंकि FIR जो हुई थी वो पुराने कानून के तहत हुई थी। हाँ, बट फ्यूचर में अगर कुछ हो सकता है तो पता नहीं। अब उसके तहत ये बयान उनकी तरफ से आया है। एजाज आपसे जानेंगे अब मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। के साथ ही हैं, एजाज विल जॉइन अस इन जस्ट अ बिट। एजाज विल जॉइन अस लेटर। चलें जी एजाज, तो हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उमर साहब अब इतवार को ये सारा मामला सामने आया, उसके बाद बड़ी सूरत हाल गंभीर नज़र आ रही है। अब निगरान हुकूमत का सारा काम भी आपको पता ही है ऑर्डिनेंसेस पर ही चलता है, और ऐसा लग रहा है कि सदर साहब प्रॉबेबली इसके बाद ताबुन ना करें। काम कैसे चलेगा फिर? पहली बात तो उनका इकरार जुर्म ये है कि मैंने साइन ही नहीं किए। अमले पर तो बात में आएगी। पहली बात तो ये है कि आपको दस्तखत करने चाहिए थे। अच्छा, एक तो ये है कि उन्होंने इससे उन्होंने वो काम किया है कि जैसे आप इसकी मिसाल मैं इसको ऐसे दूं कि अगर कोई MNA या सेनेटर वो किसी कानून के बारे में वाज़ेह पोजीशन ना लेना चाह रहा हो और जब कानून को पास कराने का मरहला आए तो वो कोई बहाना करके तो प्रोसीडिंग से ही निकल जाए, नहीं कि वो आए ही ना, वो कहे जी मुझे को काम पड़ गया था और बाद में कहे जी कि देखें वो कानून तो पास हो गया, मैं तो उसका हिस्सा नहीं बना। अब जो सदर साहब हैं वो ये वाला काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हें इस बात का भी पूरा यकीन है कि मैंने जो टाइम अपना गुजार दिया है 10 दिन के अंदर अंदर मुझे ये वापस करना चाहिए था। जिस तरह कोई इतराज़ की सूरत में उसी तरह इतराज़ लगा के जैसे मैंने बाकी बिल जो हैं जिन पर इतराज़ था वो वापस किए थे, तो मैंने वो सारा प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, तो इसलिए ये जो है ये कानून बन गया। और उसमें वो माजरत किससे कर रहे हैं? वो माजरत कर रहे हैं अपने PTI के लोगों से जी कि अब आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो लिहाजा इसमें भी उनकी कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही, वो कोई ऐसा कोई बगावत के मूड में नज़र नहीं आ रहे, बल्कि मुझे वो लग रहा है कि जैसे वो एक तावन फ्राहम कर रहे हैं, वो एक तरह से सहूलतकार बने हुए हैं कि यानी कि उन्होंने बिल पास भी करा दिया, साथ जो है अपनी मासूमियत का भी दावा किया। तो अगर यही वाली सूरत हाल है तो मेरा ख्याल है कि वो आइंदा भी जो है वो अगर कोई ऑर्डिनेंस का इशू आएगा जिसमें कोई डायरेक्ट अगर कोई PTI पे प्रॉब्लम नहीं आएगा तो तावन करेंगे। कोई
ऐसी वो कोई सरकश नज़र नहीं आ रहे मुझे। सो ऐसी कोई प्रॉब्लम आगे भी कोई क्रिएट नहीं करेंगे, बस वो माजरत कर रहे हैं, लेकिन कोई अदम ताउन का इंदिया नहीं दिया है उन्होंने। अच्छा चलें ठीक है, एजाज से भी बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया उमर। एजाज, बात तो आपने सुनी ली है कि क्या क्या हो रही है, अब बताएं। उस वक्त से हम यही जानने की कोशिश करें, अली जफर साहब, आजम तारड़ साहब की भी गुफ्तगू, एक का मौक़िफ़ था भाई ये कानून बन गया, एक का मौक़िफ़ था कानून नहीं बना। हाँ, तो एजाज से ही पूछेंगे तो फिर पूछ लिया। एजाज बता दें, यही बड़ा अच्छा सवाल हमने रख दिया है कि कानूनी हैसियत क्या है इस वक्त इसकी। अगर आप सदर आरिफ अलवी की जो ट्वीट है उसको गौर से पढ़ें तो सदर आरिफ अलवी उस ट्वीट में 3 चीज़ें कहते हैं। नंबर 1 वो ये कहते हैं कि मैंने साइन नहीं किया। नंबर 2 ये कहते हैं कि जी मैं अपने अमले को कहता रहा कि वापस कर दें। नंबर 3 वो बड़ी अहम चीज़ कहते हैं, वो कहते हैं कि कानून बन चुका है और मैं लोगों से माजरत खाऊं, यानी कि वो तस्लीम कर रहे हैं कि ये कानून बन चुका है। तो अब मेरे ख्याल में अगर सदर ख़ुद ये कहते हैं कि ये कानून बन चुका है और कोई वाज़िया पोजीशन नहीं लेते तो मेरे ख्याल में इस बात पर कोई दूसरी राय नहीं है कि ये कानून नहीं बन चुका, ये कानून अब बन चुका है। हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि सदर साहब अगर एक वाज़िया पोजीशन लेते और कहते कि मैंने दस्तखत नहीं किए, मैं इसका मुखालिफ था, मैंने इसे वापस भेजा था, मेरे अमले ने गलत काम किया, FIA इसके ऊपर इंक्वायरी करे या कोई और इदारा इंक्वायरी करे, तो फिर तो एक अलग पोजीशन थी। तो उन्होंने ये तो कह दिया कि मैंने दस्तखत नहीं किए, ये भी कह दिया कि मेरे अमले ने धोखा किया, लेकिन साथ ये भी कह दिया कि ये कानून का हिस्सा बन चुका है। तो मेरे ख्याल में एक वाज़िया पोजीशन लेते तो शायद सिचुएशन कोई डिफरेंट होती। मतलब ये एक बिल्कुल मौक़िफ़ हो सकता था, सदर साहब ये कहते कि भाई मैंने एतराज़ लगाकर वापस भेज दिया था और मेरे अमले ने आगे अरसाल नहीं किया, और जब तक पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन नहीं होता ये कानून नहीं है। अगर तो वो क्लियर कट ये स्टांस ले लेते तो फिर सर्टनली उनका मौक़िफ़ वाज़ेह हो जाता, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि आई एम सॉरी बट दिस इज़ डन। हाँ बिल्कुल, ही शुड हैव मे बी यूर राइट एक्सप्लेन्ड अ लिटिल बेटर। मतलब वो बिल्कुल लग रहा था ट्वीट में, बिल्कुल ऐसी फीलिंग सी आ रही थी कि मैं अपने आप को इसमें से अलहदा कर रहा हूँ टाइप। अच्छा जी, एजाज हमारे साथ हैं, तो एक और सवाल भी है, बता दें हमें प्लीज़, क्योंकि लगा था कि जैसे नहीं है। अच्छा हैं एजाज, अब बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है क्योंकि ये हम सवाल ही करते रह जाते हैं कि ये एक्सपेक्ट क्यों नहीं कोई कर रहा था कि इस किस्म की कोई चीज़ हो सकती है, क्योंकि इस मामले में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो लोग आज सदर साहब के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं और इसे ही मसाइल का हल समझते हैं, वो लोग अपने दौरे हुकूमत में कभी सदर साहब को हटाने की तरफ जाते नज़र नहीं आए। तो क्या उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये कभी ना कभी तो इस किस्म की इशू जो है वो आ सकता है? देखिए, जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया था और इमरान खान साहब अपनी पार्टी समेत कौमी असम्बली से मुस्तफ़ी हो गए थे, तो एक बात तो बड़ी क्लियर थी, और वो बात क्या थी कि इमरान खान साहब की जमात के मुनहरफ अराकीन को भी अगर शामिल कर दें तो सदर को निकालने के लिए या सदर के मुआख़ज़े के लिए, इम्पीचमेंट के लिए जो 2/3 अराकीन की जो मतलूबा नंबर चाहिए था वो नहीं था। तकरीबन 19 के करीब अराकीन जो है वो नंबर उनका मिसिंग था। तो ये चाहते अगर और इनके पास रिक्वायर्ड नंबर्स होते तो इन्होंने अपनी ख्वाहिश के ऊपर बिल्कुल अमल दरामद करना था। नून लीग ने भी सदर को फारग कर देना था, पीपल्स पार्टी ने भी फारग कर देना था, तमाम इत्तेहादी जमातों ने फारग कर देना था। मसला ये था कि इनके पास नंबर नहीं था। और फिर आप देखिए कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो शहबाज शरीफ से सदर ने जो है हलफ लेने से इनकार कर दिया। तो ये क्या था, ये मसाइल ही पैदा कर रहे थे ना। तो मसला ये था कि उन्हें मसाइल का तो इस बात का इदराक था कि ये सदर मसला पैदा करेंगे और चाहते भी थे कि वो सदर को फारग कर दें, लेकिन उनके पास मतलूबा नंबर नहीं था जो कि आइन के अंदर दर्ज है। अच्छा, तो अभी उनका क्या इरादा है एजाज? वो सितंबर में अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद चले जाएंगे या फिर पार्लियामान तो है नहीं, उसका एडवांटेज भी लिया जा सकता है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि सदर आरिफ अलवी ईवान सदर जो है वो छोड़ना चाहते हैं। आइन बड़ा वाज़ेह है और आइन में बड़े कुल्ली अल्फाज में ये बात लिखी हुई है कि जब तक नए सदर मुंतखब नहीं होते ये जो सदर का ओहदा वो खाली नहीं होगा। खाली नहीं होगा का मतलब है कि मौजूदा सदर है वो कंटिन्यू करेगा। हाँ, अगर मौजूदा सदर ख़ुद इस्तीफ़ा दे देते हैं या खुदा न खास्ता उनके साथ कोई ऐसी वैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो
सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट हैं वो उनके ओहदे पर कायम काम सदर बन जाएंगे, या मौजूदा सदर बैरून मुल्क चले जाएँ तो कायम काम सदर बन जाएंगे। लेकिन ये आइन में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि जब तक नए सदर नहीं आते ये रहेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि आरिफ अलवी साहब ख़ुद ज़ाती तौर पे रज़ाकाराना तौर पे चाहेंगे कि वो मुस्तफ़ी हो जाएं। हाँ, अलबत्ता वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो फिर ये डिफरेंट सूरत हाल होगी। और आपको पता है कि आम तौर पर ऐसे ओहदों से इस्तीफ़ा दिया नहीं जाता, दबाव भी मुख्तलिफ तरह से डाला जाता है, मुख्तलिफ हलकों से डाला जाता है और हरबे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि सदर ज़ाती तौर पर तो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। Thank you, Azaz, for being with us. Thank you. This is a bit of a little movie, फिल्मी की कुछ situations ही है जो बनती जा रही है। मतलब there is never a dull day here. उमर चीमा, Azaz सैयद, thank you for being with us. मुझे लग रहा था कुछ डलनेस आ रही थी। अब बस आ ही रही थी ना उसके बाद के वो एक और सदर साहब का ट्वीट आ गया। हंस लें अगर दिल चाह रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा जी, ब्रेक भी लेनी है और साथ ही दिल का रिश्ता में आप लोगों ने अपने सवाल भेजना शुरू किए हैं, विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज जिसको कोई इशू हो उसको पूछ लेना चाहिए हाउ टू हैंडल इट। जैसे कि आज हमारी जो मैरिज काउंसलर्स हैं वो एक जवाब दे रही हैं जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स कपल में आ जाती हैं और मियाँ बीवी में बेसिकली इख्तलाफात जब हो जाते हैं। कपल और कौन है, मियाँ बीवी की बात हो रही है, दिल के रिश्ते की बात हो रही है। अच्छा, वैसे मैं उसका तर्जुमा कर रहा था, आपने कहा मिसअंडरस्टैंडिंग्स में, उसका तर्जुमा कर रहा था कि मैं एक मियाँ बीवी में इख्तलाफ जब हो जाता है जी बिल्कुल, उस पे क्या करना चाहिए। ओके ठीक है, ये देखिए फिर ब्रेक देख लें। हर शादी में लड़ाई और डिसएग्रीमेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है, बट अगर उसको रिजॉल्व ना किया जाए तो फिर दिलों में तलखी पैदा हो जाती है। और जितना डिले करेंगे, जितना इग्नोर करेंगे, पुटिंग अंडर द रग करेंगे, उतनी ज़्यादा शिद्दत से दिलों में तलखी पैदा होती है। उससे होता क्या है कि जो आपका इमोशनल कनेक्शन है ना मियाँ बीवी के दरमियान, वो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है। इमोशनली आप एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और कई दफ़ा तो लोग आउटसाइड देयर मैरिज ढूंढते हैं वो इमोशनल कनेक्शन। एक दूसरे में इंटरेस्ट नहीं रहता, बोरियत पैदा हो जाती है, अलग अलग ज़िंदगियाँ गुजारना शुरू हो जाते हैं। और जब कभी अगर सोचते हैं ना कि वो इन चीज़ों को, इन फीलिंग्स को, इन बिहेवियर्स को रिज़ॉल्व करें, तो इश्यूज़ इतने बढ़ गए होते हैं, दिलों में इतने गिले और नाराज़गी ज़्यादा हो गई होती है कि वो हो नहीं पाता। तो मशवरा तो ये है कि आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स और अपने डिसएग्रीमेंट्स को वक्त से ही रिज़ॉल्व कर लें, चाहे वो जितने भी आपको मुश्किल लगे रिज़ॉल्व करने, मगर वक्त से ही कर लें क्या, ताकि दिलों में तलखी पैदा ना हो। खैरपुर सिंध के शहर रानीपुर में आपको पता ही है, एक डब्बा पीर के घर एक बच्ची की मौत हो गई। वो गिरफ्तार है, जिस्मानी रिमांड पर है। बच्चे की कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम किया गया है, जिसमें उस पर तशद्दुद की तो तस्दीक हो गई है। मुबैना तौर पर उस पे उसके साथ रेप हुआ है, ये भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, जिसके लिए डीएनए सैंपल्स भिजवा दिए गए हैं और जो घर में रहते थे अमला, स्टाफ जिनका आना जाना था, उन सब के डीएनए भी लिए गए हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और फिर केस सामने आया है, क्योंकि खैरपुर सिंध के शहर रानीपुर में ही एक और पीर के घर से 20 साला लड़की लापता हो गई है और वालिदैन ने पीर सुहेल अहमद शाह पर लड़की गायब करने का इल्ज़ाम लगाया है। और बहुत से ऐसे जो किस्से हैं ये अब सामने आना स्टार्ट हो गए हैं। वालिदैन के मुताबिक उनकी बेटी का जो शौहर है उससे झगड़ा हुआ था और पीर ने कहा कि झगड़ा तय होने तक बेटी को हवेली में छोड़ दें। अच्छा, जल्दी से आपको ये भी बता दें कि रिजवाना तशद्दुद केस में आपको पता ही है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब इंतहाई मुतहर्रिक और सरगर्म किरदार उन्होंने अदा किया है। और इसी तरह माजी के केपी में भी ऐसे वाक़यात के ख़िलाफ़ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो था वो बाकायदा फरीक बन चुका है। सिंध में हाउएवर चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी तो कायम है, लेकिन इसका किरदार महदूद है। तो इस पे भी ज़रा बात करिए कि हाँ फ्रॉम दिस अथॉरिटी, क्योंकि पंजाब में सारा अहमद होती हैं, चेयरपर्सन हैं, मुतअद्दिद बार हमसे वो खुद भी रब्ता करती हैं, केसेस के बारे में बताती हैं, बट सिंध में ये अथॉरिटी कौन चला रहा है, अगर कोई चला रहा है तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि उन तक पहुंच सकें, लेकिन वो शायद कहीं हम तक नहीं पहुंचना चाहते। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी हैज़ जॉइंड अस दिस मॉर्निंग, ताकि हम ये अथॉरिटी वाला जो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात हो रही है उस पर ज़रा क्लैरिटी लें। और साथ ही डॉक्टर साद न्याज जो कि निगरान वज़ीर सेहत सिंध हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। शर्मिला, बात का आगाज़ आपसे करते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि हमें पता है कि बाकी सूबों में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज हैं एंड हाउ दे वर्क और प्रोएक्टिव भी होते हैं एट टाइम्स, लेकिन ये वॉइड हमें नज़र आ रहा है सिंध में।
शुक्रिया हुमा। देखिए एज सच कोई वॉइड नहीं है। सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो सोशल डिपार्टमेंट के मातहत आती है और सिंध के अंदर जो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के चेयरपर्सन होते हैं वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं, जो पोर्टफोलियो इस वक्त डॉक्टर साद नियाज के पास है एंड आई थिंक ही इज़ अ वेरी वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन टू डील विद दीज इश्यूज। अब आपने परव्यू की भी बात करी है तो इसके परव्यू के अंदर डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाइल्ड अब्यूज़ है या चाइल्ड लेबर है, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। उसके हवाले से जो इनैक्टमेंट्स हुई हैं उसको रिव्यू करना और इस मेनेस को उसकी रोकथाम करना, इसके ऊपर एक्शन लेना, ये तमाम चीज़ें इसके परव्यू में आती हैं। इसके जो हेड ऑफिसेज हैं वो कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद हैं, फंक्शनल हैं। ऑफ कोर्स मोर नीड्स टू बी डन बिकॉज ये जो मेनेस है चाइल्ड लेबर का और ये जो चाइल्ड अब्यूज के इश्यूज हैं ये सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है, दे आर प्रेवलेंट ऑल ओवर पाकिस्तान। आप पंजाब में देखें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बलूचिस्तान से तो हमें खबर ही बहुत कम आती है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप देखें वो तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। आई मीन देयर इज़ नो कंपैरिजन ओवर हियर बट अनफॉर्चुनेटली ये एक मेजर इशू है। अब चाइल्ड लेबर के अंदर क्या आता है? चाइल्ड लेबर के अंदर यही आ जाता है कि छोटे बच्चियों को जो एम्प्लॉय किया जाता है घरों के अंदर भी, ये भी इसके परव्यू के अंदर आता है। अब अगर उसकी आप वजूहात देखें तो मुख्तलिफ वजूहात है। यहाँ पर जो मैंने देखा और जो मैंने समझा और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया, बहुत सारे ऐसे घराने होते हैं जो अपनी ऑनर के लिए अपने बच्चियों को बड़े घरानों के अंदर, जैसे बड़े घराने होते हैं जैसे ईरानीपुर का बड़ा घराना था, उसमें काम के लिए भेज देते हैं, तरबियत के लिए भेजते हैं। और मेजॉरिटी जो केसेस हैं दैट्स बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, कि गुर्बत है, नहीं बच्चे पाल सक रहे हैं तो वो घरानों में दे देते हैं, वहाँ काम भी करेंगे, कुछ कमा भी लेंगे, पल बढ़ भी जाएंगे। लेकिन देखिए घर घर जाके, ये हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया रहा है कि घर घर जाके आप छापे मार के ये चीज़ें ख़त्म नहीं करा सकते। अब इसमें आपको सोशल प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी उन वालिदैन को जो बिलो पॉवर्टी लेवल। ज़ाहिर है कोई इदारे होंगे कहीं तो उन्होंने देख, हम पॉपुलेशन कंट्रोल पे तो ज़ाहिर है इस तमाम मसले की जड़ वही है, लेकिन उस पर तो पता नहीं कितना अरसा लगेगा। लेकिन अदरवाइज़ कोई ऐसा इदारा हो जो इन बच्चों का ख्याल रख सके तो शायद ये पीरों के घर और लोगों के घर काम के लिए ना छोड़ें। डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब अब आप बताइएगा, पोस्टमार्टम में ये तो बात साबित हो गई कि इस पर तशद्दुद किया गया था, मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती का भी इशारा दिया गया या खदशा जाहिर किया गया, ये पिक्चर कब तक क्लियर हो जाएगी? आपके पास क्या अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है इसकी? शुक्रिया। सबसे पहले तो आई थिंक हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात है कि हम इस सो कॉल्ड मुसलमान सोसाइटी में रहते हो और वहाँ जानवरों से बदतर किस्म की हरकत हो। इसमें सिवाय शर्मिंदगी के और अपने ऊपर ब्लेम लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हम इसको कैसे रोक सकते हैं और क्यों कर रोक सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ मैं समझता हूँ ये तो दरिंदगी का एक वाक़या है ना, इंसानियत से तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं तो समझता हूँ इसके लिए अलग कानून होना चाहिए, जो जानवरों का कानून होना चाहिए। और ये जानवर हैं, ये इंसान नहीं है। इन लोगों को जानवरों की ही तरह ट्रीट करना चाहिए, बल्कि जानवरों को भी कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, लेकिन इनको तो वो भी नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो इस पर बड़ा कायल हूँ। आपने दो चीज़ें बताई, एक चाइल्ड प्रोटेक्शन वाली बात की है। I have only joined the thing, and I have 3 portfolios, and first was the health, and today, before the end of the day, I can tell you that I will come back to you and tell you what the Sindh Child Protection जो authority है वो क्या कर रही है, और अगर नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही। And this is my responsibility, and I give you my words that I will come back to you myself and tell you if they haven't done something, then they will have to do something. Dr. Sahab, we'll be looking forward to it. Dr. Sahab, we'll bring your attention to another case since आप लगे ही होंगे इन चीज़ों पे। तो ये जो लेटेस्ट है, 20 साल लड़की जो लापता हुई है और उसके वालिदैन ने पीर सुहेल अहमद शाह पर लड़की के गायब होने का इल्ज़ाम लगाया है। This is also something that should be pursued. क्योंकि अभी गायब होने की ही इत्ला है, अब उसके साथ क्या हुआ ये नहीं पता। मुझे इसमें थोड़ी सी एजुकेशन का बड़ा सा फुकदान है। लोग अल्लाह के पास जाने के बजाय
इंसानों के पास जाके अपने मसाइल का हल तलाश कर रहे हैं, और यही हमारे माशरे की कमज़ोरी है। इसी वजह से खौफ भी अल्लाह का ख़त्म हो रहा है, और ज़ाहिर है इस किस्म की दरिंदगियाँ जो हम देख रहे हैं, चाहे किसी भी प्रोविंस में हो, किसी भी शहर में हो तो पाकिस्तान में रही हैं, तो उनको ये जो आपने अभी केस बताया, ऑफ कोर्स ये दिस हैज़ टू बी टेकन। एंड जो हमारे पास दो चीज़ें हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक था कि डीएनए के एनालिसिस, और डीएनए का एनालिसिस जो सिंध में बेस्ट फैसिलिटी है वो कराची यूनिवर्सिटी में है। वो डीएनए जो है उनकी एनालिसिस के लिए कराची में वो सैम्पल्स आ गए, एंड वंस वी गेट द रिपोर्ट देन ऑब्वियसली द जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं, ये जो पुलिस की और इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़ हैं, वो ज़ाहिर है उसको टेकअप करेंगी। ये जो सोशल वेलफेयर का जहाँ तक आपने कहा, तो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स एट लीस्ट जो हम कर सकते हैं वो सपोर्ट टू द पीपल, कंसोलिंग एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द रिमेनिंग गर्ल्स, रिमेनिंग फैमिली, दैट्स द लीस्ट वी कैन डू। इससे कम तो मतलब हम कुछ प्रैक्टिकली जो हो गया उसको तो आप करेक्ट नहीं कर सकते, जाहिर है, लेकिन एक दफा भी अगर इस किस्म के किसी जो इंसिडेंट्स के अंदर कोई बहुत सिवियर पनिशमेंट, इमीडिएट जस्टिस हो, तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। मसला ये है कि हिस्टोरिकली हमने इतने बड़े बड़े केसेस देखे हैं, उसके ऊपर सोशल मीडिया खड़ा होता है, आजकल बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं, फिर वो ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months a year वो फिर फिजल ऑफ हो जाता है, एंड देन वी फाइंड आउट नेक्स्ट डे कुछ दिनों के बाद। डॉक्टर साहब आई एम सॉरी, ज़ैनब के केस में पनिशमेंट भी हुई, लेकिन बच्चों का रेप और फिर कत्ल खत्म नहीं हुआ। तो शर्मिला जल्दी से टाइम कम है, punishment थोड़ी क्लियर एंड इमीडिएट जस्टिस इज व्हाट इज नीडेड इन सच केसेस, और अश्योरिटी के हर एक को मिले सजा, जो भी इसमें कोई एक वन ऑफ ना है। और शर्मिला आपको भी जल्दी से, सर टाइम बड़ा कम है, एक और पर्सपेक्टिव भी लेना चाहते हैं, खासतौर पे पुलिस को एम्पावर करना, बिकॉज फातिमा वाले केस में हमने देखा है कि पुलिस भी बीच में इन्वॉल्व थी। शर्मिला, कोई स्पेशल डायरेक्टिव दी गई है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड एनी मोर, खासतौर पे बिकॉज अभी एक और लड़की जो है वो भी लापता है। अच्छा हुमा, मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस इज एक्चुअली एक्टिंग वेरी वेल इन दिस केस। पहले सिर्फ 302 के सेक्शन को ऐड किया गया था, लेकिन अब जो है ना सेक्शन 328A, 374 PPC, सेक्शन 3 and 14 of the Sin Prohibition of Employment of Children Act 2017 have been added in the FIR. Sin Human Rights Commission is also actively involved in ensuring कि तमाम चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से हों, और उनका एक मेंबर जो है वो 24 तारीख को जा रहा है खैरपुर, और वहाँ जाके तमाम पुलिस ऑफिसर से बात करेगा। और मैं आपको बता दी चलूँ कि सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन ये पीपल्स पार्टी ने बनाया था, और इसके पास जो हैं वो सुमोटो पावर्स हैं, and they have the power to call anyone and question anybody on anything. So इसके ऊपर भी all on it, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सारे वहाँ मौजूद हैं। they've been pursuing this case, हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, हम देख रहे हैं, हम असेंबली में हो ना हो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो बच्ची हमारी थी, तकलीफ दे, इंतहाई तकलीफ दे बात है, बात करते हुए भी तकलीफ होती है, लेकिन इन चीज़ों को जब तक हम इन मुकदमों में इबरतनाक सजाएं नहीं आएंगी, लेकिन हम तो प्रोसिक्यूशन को पुश करेंगे, प्रोसिक्यूशन अपना काम कर रही है। शर्मिला सॉरी वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, लेकिन आपने और डॉक्टर साद नियाज़ ने बिल्कुल एक ही बात की है कि ये सजाएं और टाइमली होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इस मैनेज को रोकना भी बहुत मुश्किल हो गया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू शर्मिला साहब। अच्छा जी, लेट्स टॉक क्रिकेट। और आपको ये बता दें दोबारा से कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप के हवाले से तैयारियों का अहम मरहला जो है वो आज से शुरू होगा। वो कैसे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच आज श्रीलंका के शहर, जो कि अब्दुल्ला बहुत अच्छा करते होते हैं, थैंक यू, वहाँ खेला जाएगा। और मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। साथ ही आपको बता दें कि कप्तान बाबर आजम का कहना है कि टीम में चंद नए चेहरे हैं जिनके लिए नेक तमन्नाएं हैं कि वो चैलेंजेस में पूरा उतरेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल जी पूरा उतरेंगे। अब टाइम ही कितना रह गया वर्ल्ड कप में, और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ की जीत से मोमेंटम जो है वो बना हुआ है और वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब कोई कहते हैं ना नए चेहरे हैं, मुझे अचानक से लगता है कि हम खेल की नहीं, हम किसी फिल्म की बात कर रहे हैं। नहीं तो चेहरे मतलब किसी भी फील्ड में हो तो नए बल्ले हैं, मतलब क्या कहते हैं, नया टैलेंट है, वो एक ही बात चेहरे इज वेरी
शो बिजनेस अच्छा, अब हम बाबर को कॉल करके ये कहें कि बाबर प्लीज ये ना कहा करें कि अच्छा उन्होंने क्या कहा, खुद ही सुन ले। मुझे लगता है आपने अपनी तरफ सुन रहे हैं, अच्छा नहीं सुन रहे, मुझे लग रहा है आपने अपनी तरफ से कहा था नए चेहरे। खैर भाई, स्टैट्स ये हैं कि अफगान टीम जीतने की पूरी सलाहियत रखती है। पाकिस्तान को सर्टनली तो अपना 100% देना होगा, और वैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वनडे फॉर्मेट में कभी शिकस्त नहीं दी है, लेकिन यू नो कुछ भी हो सकता है। सो किसी भी टीम को हल्का नहीं लेना चाहिए, जिससे कहते हैं ना, तो वैसे ही नहीं करना चाहिए। आकिब भाई हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे भी मशवरे ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया आकिब भाई। आकिब भाई, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ का पहला वनडे आज होगा। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए भी सर्टनली सीरीज़ बड़ी अहम है। आपकी नज़र में पाकिस्तान को अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ टीम एज़न जाना चाहिए, या फिर यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए, सीनियर्स को आराम देना चाहिए? व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी? देखिए, जो भी वनडे सीरीज़ होती है उसको आप किसी टीम को लाइट नहीं ले सकते, और अफ़गानिस्तान जैसी टीम है, जैसी स्पेशली उनकी बॉलिंग है, वो किसी भी टीम को अंडर प्रेशर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अब तो वर्ल्ड कप तक आपने यंगस्टर्स वाली कहानी अब दोहरानी ही नहीं है, क्योंकि आपको अभी जो भी आपके 14-15 लड़के हैं, जो ये टीम है, इसको वर्ल्ड कप तक आपने लेके जाना है और फुल स्ट्रेंथ से खेलें और सीरीज़ जीतें, जिसका फ़ायदा आपको आगे एशिया कप में और वर्ल्ड कप में भी होगा। अच्छा, बाय द वे जस्ट अ रिमाइंडर फॉर एवरीबडी कि ये सीरीज़ इसलिए भी अहम है कि पाकिस्तान के बैटिंग लाइन में दस्तयाब 2 पोजीशंस के लिए 4 उम्मीदवार हैं, जिन्हें वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह बनाने की ख्वाहिश भी है और ये मौका भी मिल गया है। तो अब्दुल्ला शफीक, आगा सलमान, सऊद शकील और तैयब ताहिर, ये 4 नाम हैं जिनका काफ़ी जिक्र हो रहा है। तो आपको किससे ज़्यादा तवक्कुआत है? देखिए, आगा सलमान इन 50 ओवर्स सबसे ज़्यादा मैच्योर है। फिर सऊद शकील अच्छा प्लेयर है, ही इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, और मैं समझता हूँ ये दोनों बेहतर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस भी है अब, और एक राइट है, लेफ्टी है, तो अच्छा एक कॉम्बिनेशन ये बनाते हैं। आगा सलमान तो आपको ऑफ स्पिन बॉलिंग की ऑप्शन भी देता है। अच्छा, एक ये भी बता दें कि वनडे की अच्छी टीम तो है, लेकिन काफ़ी अरसे से हमारे खिलाड़ियों ने वनडे खेला नहीं है, T20 ज़्यादा चल रहा है। तो क्या इस फॉर्मेट में एडजस्ट होना चैलेंजिंग हो सकता है? थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं मे बी? देखिए, पाकिस्तान की टीम जो है वो ये बहुत अरसे बाद मैंने इतनी बैलेंस टीम देखी है, जिसमें आपके प्रॉपर तेज़ बॉलर हैं, जो स्पिनर्स हैं वो दे आर ऑल राउंडर्स। बैटिंग में भी अगर आप देखें तो बाबर आजम है, फिर फ़खर की जो परफॉर्मेंस है वो वनडे में T20 से भी बेहतर आती है। इमाम है, फिर अकबर रिजवान है, इफ्तिखार है, एक अच्छी आगा सलमान, सऊद शकील, तो एक बहुत अच्छी बैलेंस टीम है। और जो ये टीम है, ये टीम एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप भी जीत सकती है इंशाल्लाह जी। ये तो ये हम सबके दिल की आवाज़ है। थैंक यू आकिब भाई, इंशाल्लाह। अच्छा जी, आपको पता ही है कि एक खौफ ज़्यादा हो जाते हैं जब हम सोचते हैं कि जी ट्रेन से ट्रैवल किया जाए पाकिस्तान में, और जहाज़ तो अब इतना महंगा हो चुका है, बड़ा मुश्किल हो गया है डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए भी। तो क्या रह जाती है बस, लेकिन बस के भी हाल क्या हो रहे हैं। कराची से इस्लामाबाद जाते हुए पिंडी भटिया के करीब मुसाफिर बस को 2 रोज़ पहले खौफनाक हादसा पेश आया था। बस में आग लगने से 18 मुसाफिर जो हैं वो कर जहां बहक हो गए, और जबकि 15 शदीद जख्मी हुए। बस में आग लगने की वजह सामने आई थी कि मुसाफिर बस जिस पिकअप से टकराई उसमें डीजल के ड्रम रखे हुए थे। तो आग इतनी तेज थी कि मुसाफिरों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि ऑब्वियसली बस से निकल भी शायद सकते थे। फिर आपको ये भी याद दिला दें कि कुछ अरसे से मोटरवेज पर हादसा मामूल बनते जा रहे हैं। जून में आपको याद होगा कलाकहार के करीब बस हादसे में कम से कम 12 अफराद हलाक हुए थे। वैसे इस तरह पिकअप में डीजल भर के ड्रमों में ले जाना अलाउड है मोटरवेज पे? अलाउड का कोई इंतजार कर रहा है क्या मोटरवेज पे? अच्छा, इन हादसात के आपको बता दें कि बुनियादी वजह बेएहतियाती है। तो ये आपने बात जो है ना जिसकी तरफ पॉइंट आउट, मोटरवेज को निस्बतन महफूज समझा जाता है क्योंकि वहाँ कानून पर सख्ती से अमल दरामद होता है, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मोटरवे पुलिस अपनी जिम्मेदारियाँ पता नहीं ठीक तरीके से निभा रही है नहीं निभा रही है। मुझे वैसे डाउट है कि ये अलाउड है इस तरह ड्रमों में डीजल भर के मोटरवे पे लेके जाना। एडिशनल IGP मोटरवे पुलिस अली साबिर कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, पिंडी भटिया के करीब जो हादसा पेश आया उस पर क्या बंदा कहे, अफसोस तो सभी को है, लेकिन जाहिर है कि ये हादसा है, किसी न किसी की गफलत होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऐसे ही सब कुछ ठीक जा रहा था और हादसा हो गया।
आपको अब समझ में आया है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड? नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस एक अवाम दोस्त ऑर्गेनाइजेशन है और हमारी शोहरत अवाम के साथी और दोस्त की तरह से है, और हम अवाम, हर हादसा हमारे लिए एक पर्सनल लॉस भी होता है, और ये हादसा भी अनफॉर्चुनेटली बड़ा अंधोनाक था, जिसमें बदकिस्मती से एक बस जो कराची से इस्लामाबाद की तरफ आ रही थी वो एक हादसे का शिकार हुई। ये बस कराची से चली, यूजुअली लॉन्ग डिस्टेंस ये बसेस हैं, वहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं उसके 2 ड्राइवर्स होते हैं। इस बस में भी ड्राइवर चेंज हुआ रहीम यार ख़ान से, और एक दूसरा ड्राइवर आया, और जब ये इस ख़ास जगह पे पहुँची जहाँ पे ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ, तो उस वक़्त ये बस टकरा गई आगे एक सुजुकी पिकअप जा रही थी जिसमें फ्यूल था, उससे टकरा गई, जिससे शोले बुलंद हुए और उसकी वजह से काफ़ी बड़ा जानी नुकसान हुआ। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस हादसे के फ़ौरन बाद नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने इमीडिएटली तमाम एलाइड डिपार्टमेंट्स के साथ रब्ता किया, तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस किए, जितने ज़ख्मी थे उन सबको हॉस्पिटल्स तक पहुँचाया, और इस हादसे की खबर मिलते ही इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस फ़ौरन रवाना हुए इस्लामाबाद से इस सीन ऑफ अकरेंस के लिए। ज़ख्मियों से मुलाकात हुई, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन वो भी तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी ज़ख्मियों से मुलाकात की और साथ ही जो प्लेस ऑफ अकरेंस थी उसको भी इंस्पेक्ट किया। अच्छा कियानी साहब, ये समझा दें कि अगर सब ये समझ रहे हैं कि ज़्यादा गलती बस ड्राइवर की थी, तो मोटरवे पुलिस ने अपने कुछ अफसरान के खिलाफ कार्रवाई क्यों की? देखें, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये एक तो पहली चीज़ ये है कि ये डोजिंग ऑन व्हील का भी वाक़या है कि जिसमें प्रॉबली जिसमें ड्राइवर जो था उसको शायद ऊँघ आई और गाड़ी उससे टकरा गई। लेकिन जो बड़ा नुकसान हुआ इस वाक़े में, जानी नुकसान जिसमें बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से हुआ, वो सुजुकी पिकअप थी जिसके ऊपर फ्यूल के 2 ड्रम्स पड़े हुए थे, और उनमें से एक के फटने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। और नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जो रेपुटेशन है, एक बड़ी ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन है, और हम इसमें ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, और हमारे कोई ऑफिसर इन्वॉल्व हों तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाती है। और इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में एक ऐसी गाड़ी जो कि नेशनल हाईवे के मोटरवे के ऊपर नहीं आनी चाहिए थी, अगेंस्ट द रूल थी, सो इसलिए हमने उन ऑफिसर्स को जो उस वक्त पेट्रोलिंग के ऊपर थे और एक सीनियर ऑफिसर को जो सुपरवाइजरी ऑफिसर था, उनको आइडेंटिफाई किया और उनके खिलाफ हम डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट कर रहे हैं। यानी सब आदाद शुमार बता रहे हैं, आप हमें बता सकते हैं कि चंद माह में मोटरवेज़ पे हादसात की तादाद बढ़ी है और जो हो रहे हैं वो भी जानलेवा साबित हो रहे हैं, तो क्या वजूहात हैं? क्या आपके पास भी ये डेटा एनालिसिस पहुँचा है या आपका डेटा कुछ और बता रहा है? देखें, एक तो ये चीज़ ये है कि अगर आप यूं देखें कि पिछले चंद सालों से जब मोटरवे बनी थी उस वक्त के ट्रैफिक वॉल्यूम को आप देखें और आज के ट्रैफिक वॉल्यूम को आप देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। ट्रैफिक बेइंतहा बढ़ गई है मोटरवे के ऊपर, और ख़ास तौर पे ये M4 अब कराची से लॉन्ग डिस्टेंसेस गाड़ियाँ जो हैं वो आना शुरू हो गई हुई हैं। सो इसलिए जो हादसात हैं उनकी तादाद आपको नज़र आ रही है, लेकिन इतना भी नहीं है। कभी कभार कोई बड़ा हादसा हो जाता है। मोटरवे पुलिस के लिए हर एक्सीडेंट एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी है। आपने देखा होगा कलर कहार में लास्ट टाइम एक इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट हुआ और उसके बाद हमने एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जिसमें हमने कॉन्वॉय बना के तो गाड़ियों को मूव करना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूरिंग द लास्ट 2 मंथ्स वहाँ पे कोई मेजर इंसिडेंट नहीं आया। इसी तरह से यहाँ पे भी हम ऑलरेडी काफ़ी हम एक्ट लेते रहते हैं स्टेप्स, जैसे डोजिंग ऑन व्हील्स के लिए हम कोशिश करते हैं कि पानी ड्राइवरों को रोक के उनका मुंह धुलवाएं, पानी पिलाएं, और इसी तरह से हमारे टोल प्लाजाज हैं जहाँ पे ड्राइवरों से बातचीत भी होती है। तमाम जो जितने पैसेंजर्स हैं उनकी वीडियो भी बनती है, उनको अलर्ट भी इशू की जाती है। हमारी मोबाइल्स जो हैं वो भी अलर्ट इशू करती हैं। लेकिन कभी कभार अनफॉर्चुनेटली ऐसा इंसिडेंट हो गया, लेकिन मोटरवे पुलिस अपनी तरफ से जो मैक्सिमम एफर्ट्स है वो इस पर कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका अली साबिर कियानी साहब। लेकिन वो सवाल अपनी जगह है कि डीजल ड्रमों में भरकर गाड़ियां मोटरवे पर चढ़ सकती हैं? ये बड़ा मुश्किल, ये क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं ऑन द मोटरवे?
आपको पता है ना, अदरवाइज तो मोटर बाइक्स वगैरह भी, इट्स अ मोटरवे, इट इज अ पिकअप व्हिच हैज ड्रम्स व्हिच हैज डीजल इन इट। इस तरह से एक ड्रम फटा था, एक ड्रम फटा था। चलिए डीजल में ड्रम तो था ना, ड्रम में डीजल कैसे अलाउड? ड्रम पूरा वो जो नीले रंग का ड्रम होता है या छोटा ड्रम होगा, जो भी ड्रम था, अगर एक या एक से ज़्यादा ड्रम था, डीजल कैसे अलाउड है इस तरह से मोटरवे पे डीजल भरे ड्रमों में गाड़ियों का चढ़ना? आई वंडर। खैर, सो इस पे भी ज़रा गौर होना चाहिए, और अगर अलाउड है तो मेरा ख्याल है कि इस पे रिव्यू होना चाहिए कि इस तरह अगर आपने बड़े बड़े ड्रम भरे हुए हैं, उसमें पेट्रोल या डीजल है, तो आप मोटरवे पे नहीं चढ़ सकते। मतलब स्ट्रिक्टली व्हाट इज अलाउड, क्योंकि आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, वो ड्रम स्लिप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सड़क पे गिर सकते हैं। मतलब वैसे भी ठीक है, वो कह रहे हैं ना डोजिंग इंसिडेंट था और ड्राइवर ठीक है जी, हो गया था, लेकिन किस चीज़ को जाके लगा है? लेकिन वो डीजल भरा ड्रम या एक से ज़्यादा कैसे गाड़ियों में अलाउड हैं to be on the motorway? We have left this question out there to be, you know, answered. अच्छा, coming back to the match जो आज स्टार्ट होना है, अफगानिस्तान पाकिस्तान सीरीज़ है, वो ट्रॉफी की तो हमने पिछले घंटे में अब्दुल्ला बात कर ली थी, एक्सप्लेन भी कर दिया। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग हमें ट्विटर पे ट्रॉफियाँ भेज रहे हैं ऑफ डिफरेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स इन द वर्ल्ड के किस किस्म की ट्रॉफीज़ आजकल बन रही है, कमाल की वैसे ट्रॉफीज़ हैं। एनीवे, तो कुछ अफगानिस्तान होस्ट तोहफे तहफ़ भी हुए ना? अच्छा, तो क्या दिया गया? शॉल है जी, कुछ किट्स दिए या कुछ शॉल्स दिए, क्या दिया है? अच्छा, ये दिखा रहे हैं हम साथ साथ, क्या है? व्हाट आर दीस थिंग्स? तो अफगानी ड्रेस, वो कुर्ते होंगे मेरा ख्याल है। But I think it's a sweet gesture because they are the, you know, the hosts of the event। तो अफगानिस्तान ही है, श्रीलंका में मैचेस हो रहे हैं, तो इन्होंने एक प्लेयर को अपनी अफगानिस्तान का ट्रेडिशनल गेयर जो है, वन थिंग और दी अदर, बिकॉज वी कांट रियली टेल कि उस पैकेट में है क्या, कुछ कपड़ा टाइप लग रहा है, तो कपड़े दिए हैं। तो देखिए, तोहफे तो आपको पता है देने से मोहब्बत बढ़ती है। आई लव तोहफे। हाँ, तोहफे देने से हुमा, तोहफे लेने से भी मोहब्बत बढ़ती है। जी ठीक है, ओके फाइन। तोहफे तो तोहफे देने चाहिए मुझे, तोहफे बिल्कुल देने चाहिए मुझे भी। ओह वेल, ओके। सरगोदा में एक बहुत ही कोई फिल्मी स्टाइल में डकैती हुई, और फिल्मी स्टाइल हम क्यों कह रहे हैं आपको बताते हैं कि थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में 3 खवातीन ने एक बच्चे की मदद से पहले घर की जासूसी कराई। तो बच्चा क्या आता जाता था घर में, तो कुछ ऐसा हाँ थोड़ा हो जाता है ना, ऐसे बच्चे कोई मोहल्ले में घुस जाते हैं आपके, और फिर भिखारी के भेस में घर में दाखिल हो गई तीनों, और अहले खाना को यरगमाल बनाकर घर का सफाया कर दिया। तो ये फिल्मी ही हुआ ना, वरना आप सोचिए कि ज़ाहिर है असलहे के जोर पर ही यरगमाल बनाया होगा। तीनों खवातीन थीं, कोई मर्द भी साथ नहीं था, यूज़ ऑफ फोर्स, तो पता नहीं क्या मामला होगा। खैर, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस 3 रुकनी डकैत गैंग की तलाश भी शुरू हो गई है, और इस बारे में हमें ज़रा इंटरेस्ट है कि हुआ क्या है। मलिक असगर हमारे साथी हैं, वो हमें बता रहे हैं। जी, ये सरगोदा का गुंजान आबाद इलाका है, इस्तकलालाबाद कॉलोनी, और वहाँ पर हुई है एक डकैती की वारदात। और डकैती की वारदात ये की है 3 खवातीन ने एक कम उम्र बच्चे के साथ मिलकर। यहाँ पर मैं आपको इस डकैती की तफसील ये बताऊँ कि ये थाना फैक्ट्री की हदूद में है, इस्तकलालाबाद कॉलोनी का इलाका, इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है। वहाँ पर ये 3 खवातीन भिखारी के रूप में वहाँ पर आईं। उन्होंने एक कमसन बच्चा शेख उस्मान नाम के एक शख्स के घर भेजा, और उस कमसन बच्चे ने इन खवातीन को मुखबरी की कि घर में इस वक्त कोई मर्द मौजूद नहीं है। चूँकि शदीद गर्मी है, मर्द ज़्यादातर अपनी दुकानों पे कारोबार के सिलसिले में दोपहर के वक्त बाहर ही होते हैं, और उस बच्चे की इतला पर ये तीनों खवातीन उस घर में दाखिल हो गई हैं। इन्होंने अहले खाना को जो है वो यरगमाल बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया और लूट मार शुरू कर दी। घर से इन्होंने कीमती सामान, तलाई जेवरात और दीगर अशिया लूट ली, और बासानी जो है वो घर से फरार हो गए हैं। यहाँ पर इलाके के मकीनों ने यह भी बताया कि इस किस्म की ये भिखारी खवातीन मुख्तलिफ आबादियों में आज़ादाना तौर पर घूमती हैं, और जहाँ भी ये मौका तलाश करती हैं वहाँ पर यह चोरी या डकैती की वारदात करके फ़रार हो जाती हैं। वाक़े का मुकदमा थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस सरगोदा ने दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इन खवातीन की तलाश शुरू कर दी गई है। मुख्तलिफ मकामात पर इन खवातीन की तस्वीर इकट्ठी की जा रही हैं। इस घर में चूँकि CCTV कैमरा मौजूद नहीं था, लिहाजा उनकी किसी किस्म की अगरचे कोई तस्वीर तो नहीं मिल सकी, ताहम उस हवाले से तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि इन खवातीन को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का यह भी इलाके के लोगों को कहना है कि अगर खवातीन इस हवाले से कमसन बच्चे के हमरा किसी भी आबादी में आएँ, भीख मांगने की गरज से आएँ, असल ये नौसरबाज हैं, ये चोर हैं, ये डकैत हैं,
ये वारदात के लिए मुख्तलिफ आबादियों में फिर रही हैं और कामयाब वारदात के बाद ये लोग फरार हो जाती हैं। पुलिस का दावा है कि वो इन मुलजमान को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। जी थैंक यू मलिक असगर। अच्छा ये नौसरबाजी का पता है आपको क्या होती है? कौन? मतलब नौसरबाजी, चकमा देना, हिप्नोटाइज कर देना एट टाइम्स लोगों को। हिप्नोटाइज, मैग्नेटाइज एंड मेस्मराइज। सॉरी सीरियस बात हो रही है। अच्छा बताओ, ये बड़ा फिल्मी सीन था एंड आई जस्ट थॉट वाइल वी वर लिसनिंग टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट कि हर घर में वैसे अब तो एक सीसीटीवी वो जो कैमरा होता है ना, सर्वेलेंस, छोटा सा, अच्छी क्वालिटी का, बैड क्वालिटी का, व्हाटएवर, लेकिन ये लगा लेना चाहिए बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन। यू नेवर नो कि क्या हुआ, बिकॉज ये खवातीन तो गायब हो गई। और वैसे भी आपको पता लग सकता है कि घर में आपकी गैर मौजूदगी में कौन किसको हिप्नोटाइज, मैग्नेटाइज एंड मेस्मराइज कर रहा है। अच्छा ओके, आगे चलते हैं, लेकिन फिल्मी था ना ये किस्सा। अच्छा जी, अब जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी है ना, मतलब कि क्या ट्रॉफी है कि वो दुनिया फिर रही है जी ट्रॉफी, और अब किधर पाई गई है? आप सोच रही हैं काश अब ट्रॉफी होती। जी एग्जैक्टली, मैं यही सोच रही थी। तो पेरिस पहुंच गई है और तस्वीर दिखाएं, जल्दी से तस्वीर दिखाएं आईफिल टावर के आगे। पर पेरिस क्रिकेट की ट्रॉफी क्या कर रही है? वो तो क्रिकेटिंग नेशन भी नहीं है फ्रांस। सोचने वाली बात है ना। तो तुम उधर क्यों चले गए? इधर आओ। वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी घुमाना जरूरी है ना हमें ट्रॉफी को, वरना लेफ्ट आउट फील करेगी वो। हम नहीं लेफ्ट आउट फील कर रहे। एनीवे जी, ट्रॉफी जो है ये आपके सामने है और ये पेरिस के, क्या है, इन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाना है, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड घुमाने हैं या पे नहीं, इससे पहले ये ढाका में थे। सब कॉन्टिनेंट्स, सारे कॉन्टिनेंट्स घुमाने हैं क्या? मतलब मैं सोच रहा हूँ इनका प्लान क्या, रूट क्या है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा ना। ताजमहल पे भी रूनुमाई हुई थी। हाँ, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पे तो होगी। और वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी चल रहा है साथ साथ। स्पेस पे भी तो गए थे, वहाँ कौन सा वंडर ऑफ द वर्ल्ड है? सो खैर 15 अक्टूबर से भारत में ये शुरू होगा और लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि वहाँ तो हर रोज 5 और 15 को तो हमारा मैच था ना जो रीस्केड्यूल हो गया था। तो ये जी सो मैचेस रीस्केड्यूल हुए चले जा रहे हैं, इसलिए ज़रा गड़मट है अब तक, और कुछ नहीं पता कि जो शायकीन हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तानी शायकीन हैं या ओवरऑल दुनिया भर में जो शायकीन हैं, उन्होंने किस तरह इंडिया जाके अगर वो कल किसी ने हमें ट्वीट किया था हमारी इसी गुफ्तगू के नीचे कि तुम लोगों ने कौन सा वहाँ पहुँचा, दिल पे लगी थी। आप लोगों को भी पता लग गया है। हम कहीं नहीं जा रहे, हम चिपक गए हैं इधर। अच्छा, एक और मैच हुआ जो कि अब्दुल्ला आप हमें बताएंगे क्या हुआ? हाँ, वैसे अगर आपका इंटरेस्ट है तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आज टाइम बहुत है हमारे पास। एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान को दूसरे ग्रुप मैच में कोरिया ने शिकस्त दी है। सी अगर आप वहाँ वॉलीबॉल में, हाँ, सो यस, वॉलीबॉल में हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान को दूसरे ग्रुप मैच में कोरिया ने शिकस्त दी है। अगर जीतते तो शायद और खुशी होती हमें आपको बताते हुए, लेकिन I am happy we are playing volleyball and by the way we have qualified for the next round. हाँ, we have qualified for the next round. So 4 सेट्स में सनसनीखेज मुकाबले के बाद कोरिया 3-1 से फाते रहा है बाय द वे। सो खासे बड़े मार्जिन से उन्होंने कामयाबी हासिल की है। अच्छा, लेकिन ये वो गेम्स हैं, हम आप लोगों को बता दें, इनकेस आपके लिए जिनके बारे में बात हम करते रहेंगे, जिनके बारे में बात जरूरी भी है। पाकिस्तान अपनी जगह बना रहा है ना भाई। हाँ, हमने कितनी बार कहा है कि we need to get out of cricket। अगर हम सिर्फ क्रिकेट ही की बात करेंगे तो फिर तो बस क्रिकेट ही चलेगी। अगर हम चाहते हैं कि हम बाकी खेलों में भी अपनी जगह बनाएं, दुनिया में नाम रोशन करें, ओलंपिक्स के मामला तक पहुंचें, तो हम हर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि दिस इज द ओनली वे टू गेट फॉरवर्ड। हमारे पास स्क्वॉश वाले बच्चे आते हैं, मार्शल आर्ट्स वाले बच्चे, वो कहते हैं हम अगर खेलते रहेंगे ना राउंड दर राउंड डिफरेंट टूर्नामेंट्स डिफरेंट मुल्कों में, तो फिर अल्टीमेटली जाके कहीं ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन के लेवल तक आप पहुंचते हैं। अदरवाइज अगर आप खेलेंगे ही नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। सो वी आर गोइंग टू सपोर्ट एनी स्पोर्ट which is played in Pakistan. So this is one. Inshallah they'll do better next time. इस तरह की जो टेरिफाइंग स्टोरीज होती हैं ना, मतलब कि क्या हो रहा है। अच्छा, आपको बता दें कि हो क्या रहा है। ये इस्लामाबाद से खबर है और इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से एक घिनौना वाक़या जो है वो सामने आया है, जिसमें एक स्टूडेंट ने, एक तालिबा ने दावा किया है कि उसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। थाना शहजाद टाउन की पुलिस ने तालिबा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR में 4 अफराद को नामजद भी किया गया है और FIR में कहा गया है कि तालिबा को नाजेबा वीडियो बनाकर 6 महीने तक ब्लैकमेल किया जाता रहा और इससे जेवरात और गोल्ड की ज्वेलरी, बेसिकली नकदी और रकम ली जाती रही, हाँ। और शहर से बाहर ना जाने पर वीडियो भी वायरल कर दी।
सो क्या कहा था एग्जैक्टली? को तो इससे कहा कि इसके शहर से बाहर ना जाने पर ऑल राइट, सो उसे कह रहे थे कि कम अलोंग with us, we want to take you out of the city, otherwise we'll make the video viral and they did it. बहावलपुर डेरा गाजी खान की यूनिवर्सिटी से भी तालिबात को ब्लैकमेल करने जैसी खौफनाक वाक़यात की रिपोर्ट्स आपको पता ही इससे पहले भी मिल चुकी हैं और बड़ा अलार्मिंग है सारा मामला। अच्छा, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अहमद जुबान हमारे साथ हैं। अहमद, ये बड़ा ही अलार्मिंग ये एक ट्रेंड है या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, क्या हुआ था? जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद FIA सर्कल में ये रिपोर्ट किया गया है इंसिडेंट, और इसमें बताया गया है कि निजी यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद के सेक्टर I-9 की, जहां पर एक तालबा का जो अकाउंट है वो क्रिएट किया गया है। जो डायरेक्टर हैं इंडस्ट्रियल अफेयर्स, उनकी जानिब से रिजवान बारी, जिनको गिरफ़्तार भी किया जा चुका है, उनकी जानिब से एक ईमेल ID के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट किया गया और वहाँ से फिर बहुत सा मवाद इस तरह का जारी किया गया जिसमें बहुत से जो असातिज़ा हैं यूनिवर्सिटी के, उनको ह्यूमिलिएट किया गया। इसी तरह जो ये तालबा हैं इनके के हवाले से ऐसी कुछ चीज़ें अपलोड की गई कि जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और फिर यकीनी तौर पर जब वो यूनिवर्सिटी की तालबा हैं और यूनिवर्सिटी के ही जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिशल्स हैं, उनकी के मुतालिक वो जब इस तरह का कुछ मवाद इकट्ठा शेयर कर रही हैं सोशल मीडिया पर, तो उसकी वजह से भी उनको अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में और ओवरऑल यूनिवर्सिटी का जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा उनको नुकसान का शिकार होना पड़ा। इसके बाद ये जब रिपोर्ट किया गया इस तालबा की जानिब से, तो ये जो अकाउंट है इसको ट्रेस किया गया FIA साइबर क्राइम सर्कल की जानिब से, और उसमें ये आया कि ये जो मोबाइल नंबर है जो रिजवान बारी हैं, डायरेक्टर हैं जो कि इंडस्ट्रियल अफेयर्स के इस निजी यूनिवर्सिटी के, उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। और इसी तरह इन्हीं के ही पास से ये जब पुलिस ने FIA ने गिरफ़्तार किया तो FIA को ये मोबाइल फ़ोन भी मिल गया जिस पर ये अकाउंट क्रिएटेड था और ये तमाम था जो मवाद था इन्हीं की जानिब से शेयर किया जा रहा था। अब रिजवान बारी गिरफ़्तार हो चुके हैं, जो कि ज़ाहिरी तौर पर अभी इब्तदाई जो मालूमात हैं FIA के पास भी और हमारे पास भी वो यही हैं कि यही मेन कल्प्रेट हैं। लेकिन अगर इनके साथ साथ कोई मज़ीद भी साथी हैं इनके जो इस पूरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, और इसका पर्पज़ क्या था, इनका अकेले या फिर बाकी जो इनके साथ इज्तिमाई तौर पर साथी अगर कोई इन्वॉल्व थे, तो उस सारे के लिए तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। भाई ये जब तक ये सज़ाएं नहीं होंगी, ये बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ अब सामने आ गई हैं, बहुत से स्टूडेंट्स इस किस्म की कोई पकड़ ही नहीं है, तो anybody will do anything that they want to। और ये तो चलो यूनिवर्सिटी का मामला था, इस तरह वीडियोस बना के ब्लैकमेल करना, इसमें तो कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए, इसमें तो कोई माफ़ी होनी नहीं चाहिए। इंटेंट देखे ना, इंटेंशन क्या है कि इसको बस पकड़ के रखना है, अब जिंदगी में बंदा या बंदी कुछ और ना कर सके, बिकॉज वी हैव अ वीडियो। ऑलराइट जी, दैट इज इट फॉर टुडे, वी आर गोइंग टू सी यू tomorrow. Have a great day.